हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगी जो क्वेश्चन पेपर में 2 बार रिपीट हो रखे हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है? समृद्ध क्या होता है? जो समृद्ध मतलब होता है सबसे अच्छा बाल साहित्य, जो बच्चों के विकास के लिए लाभकारी हो और जो बच्चे को जो हो रुचिपूर्ण हो और जो बच्चे का विकास कर सके। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1, नैतिक मूल्यों का विकास। क्यों? मतलब उसमें क्या है, जो बच्चे का समृद्ध जो बाल साहित्य का उसमें क्या है, बच्चे के नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य किसे कहते हैं? जैसे हमें बच्चों को कहते हैं कि बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी बातों की तरफ ध्यान रखना चाहिए, हमें अनुशासन में चाहिए, क्या सारे नैतिक मूल्य हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है भाषा संरचना का विकास। भाषा संरचना किसे कहते हैं? जैसे कि बच्चे को बिल्कुल शब्दों को जोड़ के सही भाषा का प्रयोग कर सके, जिससे कि वो समाज में अपनी बात को कह सके। ऑप्शन नंबर तीसरा है कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति कैसे है? जैसे बच्चों को आपने कक्षा के अंदर से मतलब पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को आप नदियों के बारे में बता रहे हो, तो बच्चे को क्या है कि जैसे आपने नदियों के बारे में बताया तो बच्चा क्या है उस चीज़ को कल्पना करने लग गया कि नदियों में नदियाँ ऐसी होंगी, वहाँ का पानी ऐसा होगा, झरने ऐसे होंगे। ठीक है, कल्पना शक्ति का विकास। ऑप्शन नंबर जो 4 है सृजनात्मक भाषा प्रयोग का विकास। सृजनात्मक क्या है? जो बच्चों को जो है बिल्कुल सर्जन रूप से जो है भाषा का प्रयोग कर सके, सही शब्दों को बोल सके, अपनी बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से कह सके। वो क्या है? सृजनात्मक रूप से क्या है? भाषा का प्रयोग का विकास करना। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो क्या है? भाषा संरचना का विकास। भाई हम जो सबसे सबसे अच्छा जो बाल साहित्य का मतलब क्या है? बाल साहित्य का मतलब यही तो है कि कहते हैं कि हमें बच्चों को भाषा सीखने का बताना है। तो इसलिए क्या है, इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है कि हमें ऐसा बाल साहित्य लिखना है जिससे बच्चे का क्या है कि वो भाषा का जो है संरचना कर सके, उसका विकास हो सके। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, आंकलन एक सतत प्रक्रिया है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है। आंकलन किसे कहते हैं? जैसे बच्चे को आप कक्षा के अंदर जब पढ़ाते हैं तो आप बच्चे का आंकलन करते हैं कि बच्चे को जो आपने कक्षा के अंदर सिखाया है वो कितना बच्चों को आया है, और अगर बच्चे को नहीं आया है तो वो क्यों नहीं आया, उनमें क्या कठिनाई है। तो आप क्या है, निरंतर क्या है उस चीज़ का आंकलन करते हैं। तो ये क्या है? एक सतत प्रक्रिया। ये क्या है? मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा बच्चों को कितना आ रहा है कि जब तक उसका आंकलन नहीं करेंगे। तो भाई इसका जो प्राथमिक मतलब में उद्देश्य क्या होता है, क्यों उद्देश्य है इसका आंकलन करने का? ऑप्शन नंबर 1 है प्रविधि, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक और विद्यार्थी में सुधार का अवलोकन। मतलब इसमें क्या है, देखो आप जब बच्चे का आंकलन करते हैं, देखो किताबों का भी आंकलन वो करते हैं, हम विद्यार्थी का भी करते हैं, और जिससे कि हम उसमें सुधार कर सके। ऑप्शन नंबर दूसरा है प्रविधि, सामग्री, शिक्षण, कक्षा कार्य निष्पादन में जो है सुधार की प्रतिपुष्टि। इसका मतलब क्या है कि सामग्री जो है उस कक्षा के अंदर जो आप दे रहे हो कि बच्चे जिस चीज़ से पढ़ा रहे हो, वो शिक्षण कैसा पढ़ा रहे हो, कक्षा कार्य का काम कैसा हो रहा है, कि वो उसमें सुधार करने की वजह से आप आंकलन करते हो। ऑप्शन नंबर तीसरा है विषय वस्तु कैसी है, शिक्षण कैसा पढ़ा रहे हो, पाठ्य सामग्री कैसी है, और क्या है प्रशिक्षण में क्या है सुधार की प्रतिपुष्टि। मतलब क्या है, जो आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो उसमें कि जिससे कि सुधार हो सके। ऑप्शन नंबर 4 है विषय वस्तु कैसी है, पाठ्य पुस्तक कैसी है, और क्या है शिक्षक और कक्षा में क्या है सुधार का में इसका समर्थन करने के लिए है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि आंकलन जो है वो केवल इसी से होता है कि उसकी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, शिक्षक जो है आपका पढ़ाने का तरीका कैसे है, और आप विद्यार्थी में क्या है सुधार कर सके अगर उसे कुछ चीज़ समझ नहीं आती, और उसका वो अवलोकन कर सके। तो आंकलन क्या है, इसलिए ये है प्राथमिक जो है कक्षा में बहुत ही ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत का पोर्टफोलियो हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 पर पत्रों का आकर्षक संग्रह। मतलब क्या है, जो पत्रों पे क्या है, मतलब कि जब पोर्टफोलियो के अंदर जो पूरी लिस्ट बनती है तो उसमें हम बच्चे का पूरा आंकलन करते हैं। तो ये क्या है, जो परपत्रों जो पत्रों के जिसके ऊपर हम लेटरों पे लिखते हैं वो क्या है, एक आकर्षक संग्रह है। ऑप्शन नंबर दूसरा है परियोजनाकारों का संगठित संग्रह। मतलब क्या है कि भाई ये स्कूल में पोर्टफोलियो हमने चलाना है जैसे ही, तो इसलिए मतलब कि पोर्टफोलियो पे काम करना है, तो क्या है एक कार्य है, तो इसको क्या है केवल संगठित करने के लिए कि हाँ भाई ये पोर्टफोलियो का काम होगा, तो इसलिए क्या है उन पेपरों को इकट्ठा करना है। ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रश्नानुसार लिखित उत्तर का संग्रह, या फिर क्या है प्रश्नानुसार जो हमने लिखा है तो उनका केवल उत्तर लिखना है, इस कारण है। ऑप्शन नंबर जो 4 है परपत्रों का संगठित और क्या है क्रमबद्ध संग्रह। परपत्रों का संगठित मतलब क्या है, उन जो कागजों को जो है हमने इकट्ठा करना है, और क्या है उनको क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब क्या है, नियम से मतलब करने के, पहला पोर्टफोलियो पे ऐसा है फिर दूसरा पोर्टफोलियो ऐसा है, वो क्रमबद्ध रूप से संग्रह करेंगे। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? क्योंकि जो है
क्योंकि जो बच्चों से जो हम प्रश्न किया है कि भाई बच्चों को कितना समझ आया कितना नहीं आया, तो प्रश्न अनुसार क्या है लिखित उत्तरों का जो हम संग्रह करेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर यही होता है कि जो प्रश्न होता है कि बच्चे को क्या समझ नहीं आया, इसने कितना सीखा है कितना नहीं है, सब चीज़ क्या है पोर्टफोलियो के अंतर्गत होती है। तो क्या है ये प्रश्न अनुसार जो है लिखित उत्तर का संग्रह है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, जो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी। इसका मतलब क्या है, ये ना तो की जगह यहाँ पे ना दो है, ये मतलब दो भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। तो अगर जैसे दो भाषा बोलने वाले जो बच्चे ना केवल क्या है अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर, मतलब क्या है बिल्कुल शिक्षा के स्तर पर भी क्या है अच्छा नियंत्रण रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 वो अधिक ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं जो बच्चे दो भाषा बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर दूसरा है वो अधिक क्या होते हैं परिश्रमी होते हैं, मतलब बहुत मेहनती होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है अधिक अंक प्राप्त होते हैं, या फिर क्या है वो बच्चे बहुत ज़्यादा क्या है अंक प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है बहुत अधिक क्या है वो रचनात्मक होते हैं। तो दो भाषा बोलने वाले जो बच्चे होते हैं बहुत अधिक क्या होते हैं रचनात्मक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो दो भाषा में जिसकी पकड़ होती है तो वो क्या है बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है, रचनात्मकता होता है, हर चीज़ को भाषा को समझ लेता है, उसकी पकड़ होती है उस पर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका मतलब क्या है जो व्याकरण जो बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब क्या है अगर बच्चों को आप व्याकरण सिखा रहे हो तो उसके लिए क्या है जो काव्यांश होते हैं जो छोटे रूप में होते हैं कविताओं के अंदर, तो उसकी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। मतलब क्या है जो बच्चे जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसकी अपेक्षा क्या है भाषा के क्या है नियमों को ही केवल महत्व दे। ऑप्शन नंबर तीसरा है बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब क्या है जो बच्चा जो होता है अपने परिवेश के अंदर जो भाषा सीखता है तो उसी के आधार पर वो क्या है एक नियम बना लेते हैं बच्चा। ऑप्शन नंबर जो 4 है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक, या फिर क्या है व्याकरण का जो शिक्षण है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने परिवेश में जो है जो भाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि हर बच्चे की जो है ना परिवेश अलग होता है, तो वो अपनी वही भाषा का प्रयोग करने के आधार पर वो स्वयं ही क्या है करते हैं वो एक नियम बना लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। मतलब क्या है जो आगमन विधि होती है तो उसमें हम कैसे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1, भाषा से व्याकरण की ओर बढ़ते हैं हम। ऑप्शन नंबर दूसरा है व्याकरण से हम भाषा की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 है उदाहरणों से क्या है हम नियम की ओर, कि मतलब पहले हमें उदाहरण पता है फिर हम नियम की ओर जाते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों? आगमन विधि में पहले हमें उदाहरण पहले बताते हैं फिर उसके बाद हम नियम की तरफ जाते हैं आगमन विधि की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां, बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। मतलब क्या है बच्चों में जब बच्चों को अच्छा सृजनात्मक बनाने के लिए क्या है कि बच्चा खुद से अपने बात को रख सके अभिव्यक्त कर सके, तो उसकी सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1, पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना, या को बच्चों को आपने कक्षा के अंदर कोई कहानी पढ़ा दिया उसके बाद आप बच्चों को कह रहे हो कि आप संक्षेप मतलब छोटे रूप में बच्चों को आप कह रहे हो लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर दूसरा है 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखवाना, या फिर बच्चों को क्या है 2 दिन की छुट्टी के लिए आप कह रहे हो कि बच्चा पत्र लिखे। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में आपने अनुभव लिखना है। इसका मतलब क्या है जैसे भूकंप आया और आपने बच्चों को कह दिया कि आपने भूकंप में जो आपने देखा और जैसी तबाही हुई उसके बारे में खुद से लिखो। तो बच्चा क्या है अपने अपने भाव व्यक्त करेगा। हर एक बच्चे का देखो अगर कक्षा के अंदर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों की ही अलग ही पूरा ना जो वो भूकंप पे लिखेगा वो अलग होगा, किसी का मैचिंग नहीं होगा। तो अपने अनुभव लिखना, अपने भाव व्यक्त करना, अपने शब्द व्यक्त करना, अपने शब्दों को खुद से लिखना, तो वो क्या है अपने आप में लिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 है मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना, या फिर क्या है मेरा आदर्श विद्यालय है तो उस पर आप बच्चों से निबंध लिखवा रहे हैं। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? क्योंकि इसमें क्योंकि बच्चों ने कुछ चीज़ को ना बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देखा और देखने के बाद आप उससे कह रहे हैं कि आप खुद से लिखो, क्योंकि बच्चा जितनी बार आप खुद से लिखवाएंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि अपने भावों को खुद बच्चा व्यक्त करेगा ना तो वो जल्दी सीखेगा उस चीज़ को, भाषा का प्रयोग करना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8वां,
भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। भाषा अर्जन किसे कहते हैं? जैसे बच्चा कहीं भी गया, अपने परिवेश में है, तो उसने क्या है, कहीं से किसी कोई दो जने बात कर रहे हैं, कुछ है, उसने बच्चे ने वहाँ से सुना, तो उसने क्या है, वहाँ पे अपने आप ही उस चीज़ को अर्जित कर लिया, भाषा को। और दूसरा क्या है, भाषा अधिगम। अधिगम क्या होता है? जैसे कक्षा में आप टीचर हैं और आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो बच्चा क्या है, वहाँ सीख रहा है, वहाँ पे आप बिल्कुल सही भाषा का प्रयोग करना सीख रहा है आप, क्योंकि आप अध्यापक हैं, आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो क्या है, भाषा अधिगम है। तो उसमें क्या है, उसमें अंतर का क्या आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है सांस्कृतिक का, ऑप्शन नंबर दूसरा है कुशलता, ऑप्शन नंबर तीसरा है सहजता, ऑप्शन नंबर जो 4 है स्वाभाविकता। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है, जो उसका आधार नहीं है, सांस्कृतिकता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि बच्चा इस परिवेश से आया है, इस संस्कृति से आया है, इस संस्कृति से आया है, ये बच्चा उड़ीसा का है, ये वहाँ के गुजरात संस्कृति से है। इसका आधार जो है भाषा अर्जन या भाषा अधिगम में, इसका कोई आधार नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9वां, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? तो आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो मतलब भाषा सीखने की जो क्षमता है, ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा मोस्टली पूछा जाता है। भाषा सीखने की जो क्षमता जो है जन्मजात होती है, किसकी देन है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है चॉम्स्की ने बोला है, ऑप्शन नंबर दूसरा है थॉर्नडाइक का है, ऑप्शन नंबर तीसरा है स्किनर का है, या ऑप्शन नंबर 4 पावलोव का है। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 चॉम्स्की। हमेशा जब भी भाषा सीखने की ये जन्मजात वाली बात आए ना, जब भी आप देख रहे हो कि जन्मजात की बात बोल रहा है ये, तो हमेशा याद रखना, तो ये चॉम्स्की ने बोला था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10वां, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण आधारित होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा है वक्ता पर निर्भर होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा है शब्दकोश के अनुसार होता है, ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उपजता है। तो इसका बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। जब भी वाइगोत्स्की का आए ना, हमेशा वाइगोत्स्की में याद रखना कि वाइगोत्स्की ने हमेशा जो है समाज में और सांस्कृतिक संदर्भ में ही उपजा है, उनने हमेशा समाज की बात करी है जब भी वाइगोत्स्की का आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में रिपीट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11वां, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? तो देखो इसने ये नेगेटिव नहीं पूछा है, तो हमेशा याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास पत्रक, जो बच्चों को अभ्यास के लिए दिए जाते हैं वो उसका मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा है प्रश्न पत्र है, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है संचार माध्यम है, ऑप्शन नंबर जो 4 है पाठ्य पुस्तक है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा है, प्रश्न पत्र का कोई वो नहीं है, भूमिका नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12वां, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? मतलब क्या है, प्राथमिक स्तर पर जो है कौन सा अच्छा बाल साहित्य होता है? ऑप्शन नंबर 1 केवल कहानियाँ होनी चाहिए उसमें, ऑप्शन नंबर दूसरा ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऑप्शन नंबर तीसरा ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का क्या हो, दोहराव हो, ऑप्शन नंबर चौथा है केवल कविताएं हो। तो इसका बिल्कुल जो सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा है। क्यों? हमेशा जो है प्राथमिक स्तर बाल साहित्य कैसा होना चाहिए, जिसमें जो है शब्द हो, भाषा के ऑप्शन क्या है उसमें घटनाएं हो, क्योंकि देखो हर एक घटनाओं में हर एक शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए क्या है, जिन चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें हों, जिसमें बच्चों को ज़्यादा सीखने की चीज़ें मिले, तो हमेशा क्या है वैसा ही बाल साहित्य होगा। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊँगी जो हर बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है।